इंडिया और यूएस का लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर आ गया है और दोनों ही जगह इन्फ्लेशन नीचे गिरा है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अब मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों ही जगह स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरे हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन फिगर के पॉजिटिव होने के बावजूद क्यों स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट्स कब तक इस तरह से वोलाटाइल बना रहेगा। इंडिया के मार्च महीने का सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर आया 5.66% का, जो कि 15 मंथ्स का लोएस्ट फिगर है। फरवरी में ये फिगर था 6.44%, सो वहाँ से अच्छा खासा गिरावट आया है। और अगर आप यूएस को देखें तो यूएस में फरवरी में इन्फ्लेशन था, सीपीआई इन्फ्लेशन था 6% का, और मार्च में ये फिगर आया 5% का, जो कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में लोएस्ट फिगर है। तो दोनों ही जगह इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, फिर भी मार्केट्स गिरे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में करंटली इन्फ्लेशन 5.66% का लेटेस्ट आया है फिगर, यूएस में 5% है। तो यूएस में जो फिलहाल इन्फ्लेशन है वो तो इंडिया से कम है, तो फिर क्यों इंडिया में सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, इस बार रेपो रेट को नहीं बढ़ाया, क्यों उसे पॉज कर दिया है, जबकि यूएस में हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। तो इसका कारण ये है कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएस का अगर आप सेंट्रल बैंक दैट इज़ फेड रिजर्व का जो कंफर्टेबल फिगर होता है इन्फ्लेशन का वो देखें तो वो है 2%। इनफैक्ट ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज़ का अगर आप इन्फ्लेशन का कंफर्टेबल फिगर देखें तो वो 2% का रहता है, जबकि इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे अगर आरबीआई का इन्फ्लेशन का कंफर्टेबल फिगर देखें तो वो है 4% का, ±2%। दैट इज़ अगर इन्फ्लेशन 4% के आसपास है तब तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ 2% to 6% के रेंज में भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे रेंज बिल्कुल अलग है। अभी भी यूएस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन कम करना है, 5% से उन्हें 2% पे जाना है, जबकि इंडिया को सिर्फ 5.66% से 4% पे जाना है, और वो भी 5.66% भी अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल जोन में है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यूएस में और भी रेट हाइक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूएस में क्या चल रहा है, वहाँ पे मार्केट क्यों गिरा। तो वहाँ पे फेड का जो मीटिंग का डिटेल्स आया है, वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इस साल में कुछ महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में एक माइल्ड रिसेशन आ सकता है, और उस रिसेशन का आफ्टर इफेक्ट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक बना रहेगा। ये एक बड़ा रीज़न है। साथ ही जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर आया है 2023 का, तो यूएस में कैलेंडर ईयर चलता है, दैट इज़ 2023 का अगर आप देखें तो जैन टू दिसंबर, जबकि इंडिया में ऑफकोर्स फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। तो वहाँ पे 2023 का कैलेंडर ईयर के लिए जो ग्रोथ बताया गया है वो बताया गया 0.4% का, उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ बताया गया है 2.2% का। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद के क्वार्टर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ ऑलमोस्ट नील होगा या फिर निगेटिव भी जा सकता है। यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन तो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है 5.6% का, जो कि फरवरी मंथ से थोड़ा ज़्यादा है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप वोलाटाइल आइटम्स लाइक फूड और फ्यूल को हटा लेते हैं, बाकी जो बचता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। साथ ही यूएस में रिसेंटली ही बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आया था, फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। ये प्रॉब्लम फिर से कभी भी आ सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आया था? ये प्रॉब्लम आया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और जो बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट उस समय उन्हें मिल रहा था, जिसके कारण फ़िलहाल जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है तो उन्हें काफ़ी अच्छा खासा मार्क टू मार्केट लॉस हो रहा है। तो जब भी इन्वेस्टर्स में पैनिक आएगा वो बैंक के पास जाएंगे अपने डिपॉजिट्स को वापस लेने के लिए। उस समय अगर बैंक्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं तो उन्हें अच्छा खासा लॉस होगा। तो यूएस में जब तक इंटरेस्ट रेट्स घटना शुरू नहीं होते हैं तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा। हाँ, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि ऑलरेडी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया यूएस में, उसके कारण जो दूसरे बैंक्स हैं वो काफ़ी हद तक मोस्टली सतर्क हो गए हैं, उन्होंने अपने लिक्विडिटी को होपफुली अच्छा खासा मेंटेन कर लिया है, तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम अब फ्यूचर में नहीं आए। साथ ही वहाँ पे गवर्नमेंट और फेड रिजर्व ने भी
ये श्योर किया है कि अगर बैंक्स में किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो मोस्टली वो उसे देख लेंगे, उसे मैनेज कर लेंगे। यूएस में एक और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड डेटा आ रहा है वो कंफ्यूजिंग आ रहा है, क्योंकि कुछ डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यूएस में शायद रिसेशन आने वाला है, वहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है, जबकि कुछ डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, यूएस में जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो यूएस के बारे में जिन पॉइंटर्स को अभी हमने डिस्कस किया उसे देखकर ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ दैट इज मई में जो फेड का मीटिंग होगा उसमें अबाउट 25 बेसिस पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, उसके बाद भी शायद एक और रेट हाइक हो। बट हाँ, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रेट हाइक ऑफकोर्स नहीं होगा। इनफैक्ट ये बैंकिंग क्राइसिस अगर नहीं आता यूएस में और इन्फ्लेशन इतना कम नहीं होता ऑल ऑफ अ सडन, तो शायद मई में रेट हाइक इवन 50 बेसिस पॉइंट्स तक हो सकता था। तो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज अब लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेट हाइक शायद नहीं हो। यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अभी भी टाइम है मई में, अगर किसी बड़े बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फिर किसी दूसरे सेक्टर की किसी बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर है, प्रॉब्लम आ सकता है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे तो शायद रेट हाइक नहीं करना होगा, क्योंकि अगर रेट हाइक करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का जो नंबर 1 प्रायोरिटी होता है वो है प्राइस मैनेजमेंट, दैट इज़ उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल गया तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिट होता है। तो यहाँ पे भी फेड रिज़र्व वही कर रहा है, उनका जो नंबर 1 प्रायोरिटी है इन्फ्लेशन, उसे वो किसी भी कीमत पे कंट्रोल करना चाहता है। ऑफ कोर्स उसका भारी कीमत भी चुकाना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बुरी तरह से हिट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है वो भी बुरी तरह से हिट होगा। यूएस में फर्स्ट क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट्स भी अब आना शुरू हो जाएगा, लाइक फ्राइडे को ही सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो के रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उससे क्लैरिटी मिलेगा कि कंपनीज़ का अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि नहीं, स्लो डाउन आना स्टार्ट हो गया है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फिगर होगा, और ऑफ कोर्स फेड रिजर्व उन फिगर्स को भी देखेगा और उसके आधार पे भी वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करने में सहूलियत होगा उन्हें कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कई जगह आप पढ़ रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे कि इस साल के अंत में ही फेड रिजर्व रेट कट करना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि अभी भी जो इन्फ्लेशन का उनका डिफरेंस है ना, 2% और 5%, अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, उन्हें 5% से 2% पे ले जाना है। तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा, और अगर उसके आसपास ये जाते भी हैं तो इमीडिएटली अगर वो रेट कट शुरू कर देंगे तो फिर से इन्फ्लेशन ऊपर जाना शुरू हो सकता है, जो कि वो नहीं चाहेंगे। तो लगता नहीं है कि इस साल के अंत में ही वो रेट कट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में रेट कट होगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर यूएस में मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, लाइक जो रेट हाइक हो रहा है उसके कारण यूएस की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बैंक्स में अगर ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स आने लगे, हाँ, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल के अंत तक रेट कट शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस है उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यूएस में इस साल के अंत तक रेट कट हो सकते हैं। और अगर आप इंडिया को देखें तो यूएस के मुकाबले ज़्यादातर पैरामीटर्स में इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर लग रहा है। यहाँ पे आरबीआई ने जो रेट पॉज किया था, दैट इज़ लेटेस्ट मीटिंग में रेट हाइक नहीं किया था, फिलहाल लग रहा है कि वो डिसीजन सही था, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, मार्च महीने का 6% से नीचे चला आया है, और अगर ये इन्फ्लेशन 6% से नीचे ही रहता है तो मोस्टली फ्यूचर में हम रेट हाइक इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में इंडिया में इन्फ्लेशन के ऊपर जाने के 2 मेन रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपको पता है क्रूड ऑयल, ये पास्ट में हमेशा बना हुआ है और फ्यूचर में भी पता नहीं कितने सालों तक बना रहेगा, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। तो अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ऊपर जाता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। सेकंड है मॉनसून में अगर डिफिसिट आता है तो अगेन फूड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो उसके कारण भी हमारा इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। बट हाँ, रिसेंटली ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डिटेल्स आया है, उन्होंने बोला है नॉर्मल इन्फ्लेशन होगा, नॉर्मल मॉनसून होगा 96% का विद अ मार्जिन ऑफ 5%। तो इस बार एल नीनो का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये 2 प्रॉब्लम हैं, प्लस अगर आप मार्च महीने में देखें तो वहाँ भी अनसीजनल रेन्स हुए थे, जिसके कारण जो रबी का फसल था, क्रॉप्स था, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसके कारण भी शायद थोड़ा इन्फ्लेशन ऊपर जाए। बट हाँ, ओवरऑल फ़िलहाल चीज़ें ठीक लग रही हैं इंडिया में।
तो जो मोस्टली ये जो मार्केट्स फ़िलहाल थोड़े बहुत गिर रहे हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में गिरेंगे, वो मोस्टली वो क्यों गिरेगा, वो गिरेगा यूएस में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण। और यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिया में भी अर्निंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। टीसीएस का कल रिज़ल्ट आया है, आज इन्फोसिस का आएगा। तो आईटी का तो आपको पता है, आईटी का रिज़ल्ट्स अच्छा नहीं होने जा रहा है। इनफैक्ट नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी शायद बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स नहीं आए, लेकिन हाँ बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो वहाँ पे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। कैपिटल गुड्स की भी कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। साथ ही अगर आप ऑटो कंपनीज़ का देखें वहाँ भी रिज़ल्ट्स अच्छा आएगा। एफएमसीजी की कंपनीज़ का भी रिज़ल्ट्स ठीक ठाक आएगा। मेटल की कंपनीज़ का रिज़ल्ट शायद अच्छा नहीं आए, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। सो ओवरऑल ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को अर्निंग सीजन में जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है बट हाँ उसका अगर एक क्वार्टर भी थोड़ा डाउन होता है तो उसके कारण अच्छा खासा कई बार 1-2 दिनों का करेक्शन आ जाता है उस स्टॉक में, तो उस समय उस स्टॉक को खरीदने का अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, प्रोवाइडेड कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो तभी आप खरीदें। तो वो भी एक अर्निंग सीजन को हमेशा ही हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा होता है इस समय। सो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जैसा कि मैंने हमेशा बोला है उसे ही मैं मेंटेन करूंगा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। आप कोई खास रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करें। इनफैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, जब भी मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखें कि लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, जब मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आइडियली हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, बट हाँ पूरा इन्वेस्टमेंट से एक साथ नहीं करना चाहिए। जब जब मार्केट में थोड़ा गिरावट है उस समय हमें खरीदते रहना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली हमें यूएस मार्केट से क्लैरिटी चाहिए होगा, यूएस फेड रिजर्व से क्लैरिटी चाहिए होगा। मार्केट को जब ये क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ से शायद फेड रिजर्व और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, और साथ ही एक रफली आइडिया मिलेगा कि वो यहाँ से शायद फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर सकता है, तो वहाँ से फिर आप मार्केट्स में थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली वो जो पीरियड है वो 2-3 महीने के बाद ही आएगा। तो इसीलिए मैंने मेंटेन किया कि फर्स्ट हाफ तो प्रॉब्लमेटिक होगा, सेकेंड हाफ से ऑफकोर्स आप थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो वो नीचे गिरता जाएगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से हिट होगा ये पूरे साल, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका जो इफ़ेक्ट है वो तो आ रहा है समय के साथ और वो थोड़ा बढ़ेगा। तो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि कोई ग्रेट परफॉर्मेंस होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पता है मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट यहाँ पे ये देखेगा कि इस साल तो प्रॉब्लम चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन हाँ अगर फेड रिज़र्व ने इस साल जल्दी ही जो रेट हाइक साइकिल है उसे बंद करता है, स्टॉप करता है, और नेक्स्ट ईयर अगर चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं कि जल्दी ही वहाँ से रेट कट स्टार्ट होगा, तो उसके कारण आपको पता है रेट कट स्टार्ट होगा तो मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मार्केट्स अच्छा करेंगे। तो उसे देखते हुए मार्केट पहले से ही मूवमेंट देगा, और सेकेंड हाफ मोस्टली लास्ट 3-4-5 मंथ्स में थोड़ा ठीक ठाक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर इंडिया में इलेक्शंस भी हैं, वहाँ पे अगर मार्केट को लगता है कि ठीक ठाक गवर्नमेंट आएगा, दैट इज स्टेबल गवर्नमेंट आएगा, तो वहाँ भी अच्छे खासे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स वेट एंड सी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज लाइक पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.